हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड पार्ट डेवलपमेंट का, जो हमने कल स्टार्ट करा था और उसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के ऊपर पढ़ा था और आज उसी चैप्टर को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को वीडियोस भी अच्छे लग रहे होंगे और साथ ही साथ पीडीएफ जो होगा वो आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, स्काइनॉमिक्स एकेडमी के ऐप से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने जहां तक पढ़ा था, अगर थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो थोड़ा रिवाइज करें अगर, तो डेवलपमेंट का मतलब हमने ये सोचा था कि सिर्फ डेवलपमेंट का मतलब मटेरियलिस्टिक थिंग नहीं होता है, नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग भी होता है। जैसे कि हैप्पीनेस हो गया, खुशी हो गया, प्यार हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, आपको रिस्पेक्ट मिल रहा है, इज्जत मिल रहा है, तो वो भी हमारा एक तरीके से क्या है, डेवलपमेंट है। मतलब दोनों को मिलाकर डेवलपमेंट किया जाता है। तो आज उसका सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में देखते हैं। सबसे पहले लास्ट हमने शायद जीडीपी करा था ना, जीडीपी लास्ट टॉपिक था। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। हमने वहां पर इनकम एंड अदर क्राइटेरिया में हमने इनकम तो देख लिया था कि भाई इनकम कितना इंपॉर्टेंट होता है एक देश को डेवलप दिखाने में या एक देश को डेवलपमेंट करने में, है ना। एक इंसान अगर डेवलप होता है तो उसके लिए इनकम जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अदर चीजें भी जरूरी है। अदर चीजों में क्या है भाई, व्हेन वी थिंक द नेशन और अ रीजन बिसाइड द एवरेज इनकम। ठीक है, अगर नेशन को हम देखें, किसी भी देश को अगर देखें कि इनकम इनकम के अलावा क्या क्या चीजें हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं, पब्लिक फैसिलिटी एंड अदर क्राइटेरिया आर इक्वली सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट्स। मतलब उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एवरेज इनकम इंपॉर्टेंट है। एवरेज इनकम का मतलब क्या है, पर कैपिटा। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पब्लिक फैसिलिटी भी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कि अच्छा हवा, अच्छा जो है टॉयलेट फैसिलिटी नहीं मिल रहा है अगर लोगों को, अगर पब्लिक प्लेसेस पर पार्क वगैरह नहीं मिल रहा है, प्रॉपर जो है ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है, तो एक तरीके से वो भी दिक्कत वाली बात है। तो डेवलप कहाँ हो गए, आपके पास पैसा आ गया लेकिन आपकी जो आपका देश है या फिर जो आपका एक एरिया है वो एक तरीके से डेवलप नहीं हुआ। तो इसी में सबसे पहला है इंडिविजुअल एस्पिरेशंस एंड अ गोल। पीपल्स एस्पायर फॉर अ बेटर इनकम अलोंग विथ अ गोल लाइक अ सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट एंड फ्रीडम। ये तो बात हमने देखा ही था कि इंडिविजुअल का एस्पायरेशन क्या रहता है भाई, कि वो क्या चाहता है कि इनकम तो चाहिए ही, उसके साथ साथ उसको एक सिक्योरिटी भी चाहिए। सिक्योरिटी इन द सेंस इनकम की सिक्योरिटी होता है ना। जैसे आप कोई जॉब करने जाओ, अगर जाओगे आगे चलकर, तो वहां पर क्या देखोगे, क्या अगर एक कंपनी ऐसी है जो 2-2 महीने में अपने इंप्लॉयज को निकाल रही है, और एक एम्प्लॉयज एक कंपनी ऐसा है जहां पर इंप्लॉयज को एक तरीके से क्या किया जा रहा है, मतलब 60 साल तक, 55 साल तक, एक बार कोई चला जाता है तो 55 साल में रिटायर हो रहा है, 60 साल में रिटायर हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि वहां पर वहां सिक्योरिटी है। तो हम सिक्योरिटी को भी देखते हैं भाई, रिस्पेक्ट को भी देखते हैं। अगर मान लो कि कहीं पर इंप्लॉयज के रूप में तुम जा रहे हो, वहां रिस्पेक्ट ही नहीं मिल रहा है तो वहां काम नहीं करोगे और उसकी कंपनी भी नहीं बढ़ पाती है। उसके बाद इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए सोसाइटी में और आपको आजादी मिलना चाहिए। अगर दूसरा एट्रीब्यूट्स देखा जाए, नेशनल और रीजनल एट्रीब्यूट्स को अगर देखा जाए, मतलब क्या, देश के लेवल पर या किसी कस्बे के लेवल पर, तो बिसाइड एवरेज इनकम अदर इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स लाइक डिफाइन द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन और द नेशन। आप क्या चाहोगे कि एक इंडिविजुअल इंसान का जो है वो डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन एक रीजन का डेवलपमेंट भी होना उतना ही जरूरी है अगर आपको पूरे देश को डेवलप करके चलना है तो। ठीक है, तीसरा चीज है व्हेन कंपेयरिंग पर कैपिटा इनकम। अगर पर कैपिटा इनकम के हिसाब से अगर कंपेयर करते हैं तो हरियाणा जो है इमर्ज एज द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट। सोचो, मतलब पर कैपिटा इनकम हरियाणा का क्या है, बहुत अच्छा है। अभी हम लोग कंपेयर भी करेंगे, मतलब हरियाणा के लोग जो है वो पैसा बहुत अच्छे तरीके से कमा रहे हैं, लेकिन वाइल बिहार जो अपीयर्स एट अ लीस्ट डेवलप्ड, लेकिन जो बिहार है वो एक तरीके से लीस्ट डेवलप है। किसके हिसाब से, तो कोई पूछेगा कि हमारे देश में पर कैपिटा इनकम के हिसाब से कौन सा स्टेट जो है वो सबसे मोस्ट डेवलप्ड स्टेट है। हम लोग यहाँ कंट्री के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, कंट्री के रिस्पेक्टिव में पिछले वाले क्लास में कर रहे थे। यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई, यहाँ पर हम बात, हाँ यहाँ बात कर रहे हैं हम स्टेट के बारे में कि हमारे देश का स्टेट कौन सा डेवलप है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। तो पर कैपिटा इनकम हिसाब से हरियाणा सबसे, और लोवेस्ट कौन है, बिहार। बिहार की स्थिति बहुत खराब है। अब सोचो अभी भी इलेक्शन आ रहा है ना, अभी इलेक्शन अभी होने वाला है, 14 नवंबर को उसका रिजल्ट आने वाला है भाई। तो अभी भी वहीं पर चल रहा है जातिवाद, ये सब यही सब चीज पे फोकस रहता है। वहां पर डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं किया जा रहा। लोग तो वहां पर इतने ज्यादा धीरे धीरे करके 12-13 करोड़ लोग हैं वहां पर, लेकिन उनका डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हुआ है। मतलब क्या है कि वहां के लोगों का इनकम अभी भी बहुत कम है, जो कि एक तरीके से वो अपनी
दिन बोला जाए ना, बहुत इतनी गरीबी है ना वहाँ पर, बहुत सारे एक ऐसे गांव है वहाँ पर या एरिया है जहाँ पर गरीबी जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, मतलब वहाँ पर खाने तक भी पैसा नहीं रहता है लोगों को। इसलिए देखना कि बहुत सारे लोग होते हैं कि एक तरीके से बाहर जाकर एक तरीके से वो कमाते खाते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो सरकार व्यवस्था नहीं दे रही है, उन्हीं की वजह से उनका वोट बैंक चल रहा है। अब सरकारें इतनी बार आई, सरकारें इतनी बार गई, लेकिन कोई भी डेवलपमेंट के बारे में उतना लेवल पर नहीं सोचा। ऐसी बात नहीं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ, हुआ है, लेकिन जो है और होना चाहिए था, उससे ज्यादा होना चाहिए था उनके काबिलियत के अनुसार, लेकिन वो चीज नहीं हुआ। और हरियाणा देखो, हरियाणा में पैसा वगैरह जो है बहुत ज्यादा है एक तरीके से वहां के लोगों को, जो बोलते हैं जाट भाई, तो जाट भाई लगभग लगभग कहाँ के होते हैं? हरियाणवी, ठीक है। हाँ, सिक्योरिटी का सिंपल सा मतलब है कि आपको जॉब सिक्योरिटी चाहिए। जॉब सिक्योरिटी इन द सेंस कि आप मान लो कि कहीं पर जॉब करने जा रहे हो, एक ऐसा कंपनी है जहां पर आपको हर एक 5 महीने में निकाल दे रहा है। वहां पर जो भी आपको पता चला कि यार वहां ना जो 5 महीने में एम्प्लॉयज को निकाल देता है, वो मतलब 5 महीने ज्यादा टिकता ही नहीं वहां कोई एम्प्लॉय। इसका मतलब क्या, वहां पर तुम जाओगे जॉब करने? नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि वहां पर तुमको ये लगेगा यार मेरी सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी निकाल देगा, मेरा परिवार तो मेरे ऊपर भरोसे भरोसे पर है भाई, वो तो रोड पर आ जाएगा। नहीं, जॉब सिक्योरिटी भी लिख सकते हो और एक पब्लिक सिक्योरिटी के रूप में कि प्रॉपर सीसीटीवी कैमरा फैसिलिटी होनी चाहिए, वो सब सारी चीजें। सेकंड में होता है ना इक्वल ट्रीटमेंट एंड फ्रीडम, वो अलग चीज है। उसमें सर वाला एग्जांपल डाल सकते हैं, वो वाला जो आपने बताया था, अवॉइड फ्रॉम, आराम से, आराम से इक्वल ट्रीटमेंट तो मिलना ही चाहिए। सोसाइटी क्या सिक्योरिटी, सोसाइटी के हिसाब से सिक्योरिटी भी देख सकते हैं, लेकिन जॉब सिक्योरिटी थोड़ा ज्यादा लोग देखते हैं। ठीक है, एक होता है कि पैसा मिल रहा है, एक होता है लगातार पैसा मिलना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि एक महीना 5 लाख कमा लोगे फिर बैठ जाओ, नहीं ना। एक है कि आपको हर महीने पैसा मिलेगा, तभी तो आप ग्रो कर पाओगे। ठीक है, समझ में आया? अब देखो इसमें अदर क्रिटेरिया में सबसे पहले क्या आता है, अब इनकम के बारे में तो हम लोग बात नहीं कर रहे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो बच्चों का मृत्यु हो जाता है, अगर जो जन्म लिया, मतलब पर 1000 बच्चों में, जैसे ऐसा बोल लेते हैं कि 1000 बच्चे जिंदा जन्म लिए, ठीक है, और 1000 बच्चों में से जो बच्चे जो हैं वो 1 साल के अंदर, मतलब 1 साल के ये हुए भी नहीं है और उसके पहले ही इनकी मृत्यु हो गई। जैसे मान लो कि यहां पर क्या बोला गया, इज द रेशियो, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट का मतलब छोटे बच्चे, इज अ रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु पेरिश बिफोर रीचिंग 1 ईयर। जो 1 साल उनका होता भी नहीं है, कंप्लीट भी नहीं होता, उसके पहले ही उनका डेथ हो जाता है। ठीक है, टू एवरी 1000 लाइव बर्थ, 1000 जिंदा बच्चा है, ठीक है, उसमें से कितने बच्चों का जो मृत्यु है वो एक तरीके से उनकी रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी। हर एक साल में, हर एक साल में एवरेज हम निकालते हैं कि 1000 बच्चे अगर जन्म लिए तो उसमें से कितने बच्चे, अगर मान लो 1000 में से मान लो कि 5 बच्चे एक तरीके से मर रहे हैं तो ठीक है, 1000 में से अगर मान लो कि 250 जो बच्चे हैं वो जिंदा जन्म तो ले रहे हैं 1000, लेकिन उसमें से 250 बच्चे हैं जो 1 साल भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब वो खराब स्थिति है ना हमारे देश का, हेल्थ हम लोग का अच्छा नहीं है। पहले बहुत बच्चे मरते थे, क्यों भाई? क्योंकि पहले हेल्थ फैसिलिटी नहीं था, हॉस्पिटल्स नहीं था, ऑपरेशन की फैसिलिटी नहीं थी। ठीक है, बच्चे अगर ऑपरेट करके नहीं निकाले जाते थे, आज ऑपरेट करके निकाले जाते हैं, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम हुआ। तो याद रखना कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जितना ज्यादा होगा उतना खराब होगा। ठीक है, यहां पर समझे, तो केरला हैज अ लोअर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कंपेयर टू हरियाणा। अब सोचो हरियाणा के पास पैसा ज्यादा है कि नहीं, लेकिन यहां पर क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इससे ज्यादा है केरला से, जो कि ये बताता है डिफरेंस बिटवीन द चाइल्ड वेलफेयर, कि वहां पर बच्चों की भलाई के बारे में या बच्चों के कल्याण के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो दिक्कत है भाई, डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। पैसा तो है, हरियाणा में पैसा तो है, लेकिन आज भी बहुत सारे हैं जो वहां पर सही तरीके से मेडिकल फैसिलिटी को अवेल नहीं कर पा रहे। इसका मतलब यही है कि कुछ ग्रुप ऑफ सिटीजन के पास ही बहुत ज्यादा पैसा है। समझ रहे हो यहां पर दिक्कत? अब दूसरा आता है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या है भाई, कि एजुकेशन, कि कितना परसेंट इज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एज्ड 5 इयर्स एंड एबव दैट इज लिटरेट। 5 साल से प्लस उम्र के बच्चे कितने पढ़े लिखे हैं? मान लो 100 में से 5 साल के जो ऊपर हैं वो 25
लोग जो है पढ़े लिखे हैं, इंटू 100 कर दो तो कितना है, 25% हमारी जो है उस लोकेलिटी की लिटरेसी रेट है। तो लिटरेसी रेट जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा, लिटरेसी रेट जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा, लिटरेसी रेट जितना कम होगा उतना, मतलब अगर एजुकेशन सिस्टम, मतलब इस पर पूरा फोकस किस पर रहता है कि अगर एजुकेशन सिस्टम हमारा ठीक रखना है तो हमें लिटरेसी रेट को बढ़ाकर चलना पड़ेगा, या फिर एजुकेशन ठीक कर कर ही हम अपनी लिटरेसी रेट को बढ़ा सकते हैं। ये हो गया पढ़ाई का। अब समझो नेट अटेंडेंस रेशियो। व्हाट डू मीन बाय नेट अटेंडेंस रेशियो? ये सब क्या है, अदर क्राइटेरिया है इनकम के अलावा जो डेवलपमेंट के बारे में बताती है। अब इसमें नेट अटेंडेंस रेशियो, ये परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन है इन द एज ग्रुप ऑफ 14 एंड 15, 14 से 15 साल के उम्र के बच्चों के बारे में, ठीक है। हु आर अटेंडिंग स्कूल आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। जैसे मान लो एक बिहार में या फिर कहीं भी मान लो कि 14 से 15 साल के उम्र के बच्चे 100 हैं, ठीक है। उसमें से जो 14 से 15 साल के बच्चे हैं उनमें से 40 बच्चे ही हैं जो पढ़ने जा रहे हैं उस उम्र में, मतलब तो इसको इंटू 100 कर दो भाई, तो कितना हो गया 40, मतलब उस स्टेट में 40% ही नेट अटेंडेंस रेशियो है। मतलब 14 से 15 साल के उम्र के बच्चे जो हैं वो कितने परसेंट पढ़ने जा रहे हैं भाई, 40%। तो नेट अटेंडेंस रेशियो, तो अगर दोनों में बेसिक डिफरेंस देखा जाए लिटरेसी रेट में 5 साल से प्लस, और आपको नेट अटेंडेंस रेशियो जो निकाला जाता है वो 14 से 15 साल के उम्र के बच्चे। हाँ, क्योंकि वहां इसलिए हम लोग देखते हैं क्योंकि मान लो 14 से 15 साल में 10th देता है, 10th इंसान देता है, तो कम से कम उतना तो पढ़ना ही चाहिए। हमारा एजुकेशन सिस्टम भी बोलता है भाई कि 6 से 14 साल की उम्र तक, 0 से 6 तक, मतलब या 1 साल से लेकर 6 साल तक, या फिर 2 साल से 6 साल तक जो है वो आंगनबाड़ी में पढ़ता है, 6 से 14 में फिर सरकारी स्कूल में फ्री एजुकेशन मिलता है। तो कम से कम ये माना जाता है कि यार इसके बाद क्या बच्चे पढ़ पा रहे हैं कि नहीं 14 से 15 साल। मतलब सरकार का एजुकेशन तब तक तो घिस तीन के पढ़ा रहा है, वो घिस तान के जैसे जैसे तैसे करके डाल रहा है, चल भाई चल, सरकार बोल रहा है, सरकार फ्री में खाना दे रहा है, तो एक टाइम का खाना तो बच रहा है। हाँ, आधा लोग तो अंडा खाने जाते हैं, हाँ एग मिलता है ना, खिचड़ी मिलता है, तो इसलिए भेजते हैं वो अपने बच्चों को कि भाई इतनी गरीबी है। इससे क्या पता चलता है कि हमारे देश में गरीबी है? इससे ये पता चलता है कि एक टाइम का खाना बचाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं। 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों को 14 साल तक पढ़ा दिया, फिर बंबई भेज दिया, फिर दिल्ली भेज दिया। इसीलिए देखना यहां पर क्या बोला कि इन बिहार अराउंड हाफ ऑफ द चिल्ड्रन एज बिटवीन 14 टू 15 डू नॉट अटेंड स्कूल बियॉन्ड क्लास 8। सोचो 8वीं क्लास तक बच्चे पढ़ते हैं, 13 से 14 साल तक होते हैं, 15 साल तक, उसके बाद छोड़ देते हैं, स्कूल जाते ही नहीं उसके बाद। इसका मतलब ये भी अभी भी एक एजुकेशन चैलेंज है, कहां पर, बिहार में। अब सोचो इलेक्शन इस पर नहीं लड़ा जाता है, इलेक्शन किस पर लड़ा जा रहा है, अपने से मजे से जातिवाद करा रहे हैं, ये जाति का है भाई तो ये जाति को वोट दो, 200 रुपये का दारू पिला दो आ जाएगा, यही है, 500 रुपया दे दो एक दिन पहले हो जाएगा, यही है आज तो पैसे से इलेक्शन जीता जाता है भाई। लेकिन इसके बारे में नहीं बात किया जाता है, ठीक है, समझ में आया। और इतने टाइम पर अगर तुम इतने डिटेल में अगर ये सब चीज जान लोगे तो 11th 12th में और भी थोड़ा सा मजा लगेगा पढ़ाई करने में, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये हो गया हमारा क्या, तो अगर कोई पूछेगा कि अदर क्राइटेरिया कौन कौन है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो। अब लास्ट क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो बोलते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो का मतलब कि लोग कितने साल तक एवरेज जिंदा रहते हैं। जैसे 1947 में 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो लगभग उस समय 27 से 34 साल तक उम्र थी लोगों की। सोचो 27 से 34 साल तक ही जिंदा रहते थे, कि खाने का नहीं था ना भाई। ब्रिटिश हमारा खाना ही वर्ल्ड वॉर 2 में जाकर फीड कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 1939 से 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। अब सोचो वहां पर जाके दे दिया, अब हमारे देश के खाने के लाले पड़ गए हमारे देश के लोगों को। तो उस वक्त लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रेशियो था, जीवन जीने का जो उम्र था, वो एक तरीके से बहुत कम था। लेकिन धीरे धीरे के खाना हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, आगे पढ़ेंगे हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, जहां पर हम लोग व्हीट और राइस को ज्यादा उपजाने लगे, प्रोड्यूस करने लगे, और जिसका असर जो है हमारे देश के आज भी देखने को मिलता है कि बिना रोटी और चावल के मन सा ही नहीं भरेगा, चाहे कितना खाना खा लो। एक प्रॉपर इंडियन जो होगा थोड़ा सा चावल थोड़ा रोटी खाएगा तभी उसका मन भरेगा। इसका मतलब ये हमारे जीन में ही आ गया है, क्योंकि वो हमें
भूख, ये ऐसी चीजें हैं ना, ये चावल रोटी ये भूख मिटाने के लिए होती है, ठीक है, ये याद रखना। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या, इज मीन एंटिसिपेटेड ड्यूरेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। मीन मतलब एवरेज, एवरेज एज है कोई भी इंडिविजुअल का, ठीक है, लाइफ एट द टाइम ऑफ बर्थ, की जन्म से कितने साल तक जिंदा रहता है। अभी लगभग लगभग 67 से लेकर 76 तक है उम्र, ठीक है। तो याद रखना, ज्यादा महिलाओं का है, पुरुषों का थोड़ा सा कम है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो, क्योंकि महिलाएं नोच नोच खा लेते हैं भाई पुरुषों को, तो क्या करेंगे। नोच खाने का मतलब शादी का कितना लड़ाई झगड़ा होता है, जिसकी वजह से थोड़ा, अब सबके घर नहीं होता, वैसा नहीं बोल सकते सबके घर, लेकिन महिलाओं को थोड़ा सा ज्यादा जी जाती है, पुरुष अभी भी कम ही जी रहे हैं, ठीक है, तो 4-5 साल तो कम ही जी रहे हैं। तो ये समझ में आ गया हमें 4 चीजें। पेरिस मतलब डेथ, खत्म हो जाना, ठीक है। आगे आते हैं, आगे आते हैं पब्लिक फैसिलिटी। हमने देखा पब्लिक फैसिलिटी, अब सरकार को अदर क्राइटेरिया हमने समझ लिया डेवलपमेंट के लिए क्या क्या होना चाहिए। मतलब अगर कोई भी राज्य को देखना है कि वो राज्य डेवलप है या कोई स्टेट है वो डेवलप है या नहीं है, तो वहां देख लो भाई कि वहां इनकी इन्फेंट मोर्टेलिटी कम होनी चाहिए, लिटरेसी रेट ज्यादा होना चाहिए, नेट अटेंडेंस रेशियो ज्यादा होना चाहिए, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो ज्यादा होनी चाहिए। तब वो एक तरीके से स्टेट जो है वो शानदार तरीके से ग्रो कर रहा है। अब आते हैं जो नेक्स्ट है पब्लिक फैसिलिटी। पब्लिक फैसिलिटी देने का काम किसका है, सरकार का। पब्लिक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि दो होता है, एक होता है भाई प्राइवेट। अब प्राइवेट अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, प्राइवेट क्या होता है भाई। प्राइवेट क्या करता है, प्राइवेट सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करता है, उसे ये फर्क नहीं पड़ता है कि भाई आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। सरकार कभी भी गांजे की खेती नहीं करेगी, सरकार कभी भी सिगरेट नहीं बनाएगी, सरकार कभी भी अल्कोहल बेचेगी अपने रेट पर, लेकिन सरकार कभी शराब नहीं बनाती है। शराब कौन बनाता है, लेकिन प्राइस तय कौन करता है, प्राइवेट ही करता है, लेकिन सरकारी रेट पर बहुत सारे बार मिलता है कि ये देखो सरकारी ठेका। सरकारी ठेका इसलिए क्योंकि वो लाइसेंस के थ्रू दिया जा रहा है, लेकिन शराब का मैन्युफैक्चरिंग तो कोई और कर रहा है। तो पब्लिक फैसिलिटी का मतलब होता है कि ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करना लोगों को ताकि उनका जो है डेवलपमेंट हो सके, प्रॉपर जो भी एक बेसिक होता है। आप सोचो कि गवर्नमेंट जो होती है, यहाँ देखो गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट है भाई। अब गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देती है, जैसे कि रेलवे आपको देखने को मिलेगा, है ना, रेलवे रेलवे फैसिलिटी देती है, बस फैसिलिटी देती है, एरोप्लेन फैसिलिटी देती है, ठीक है, एयर का। फिर हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी देती है, ठीक है, हेल्थ, जैसे कि अभी आयुष्मान भारत है ना, सुने होगे तुम लोग। तो आयुष्मान भारत कार्ड से क्या मिलता है, 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज हर साल, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब ये क्या है, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। एजुकेशन में हम लोग देख रहे हैं कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, उसके बाद 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए जो आंगनवाड़ी है उसमें फ्री एजुकेशन मिलता है उनको, मतलब 14 साल तक जो है फ्री एजुकेशन दिया जाता है। राशन भी दिया जा रहा है लोगों को फ्री भाई, जो एक तरीके से बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल फैमिली के हैं। बीपीएल का मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे है। तो बिलो पॉवर्टी लाइन को क्या मिल रहा है, राशन कार्ड, मतलब राशन है, राशन मिल रहा है किसके थ्रू, राशन कार्ड के थ्रू, है ना। तो ये सब सारी फैसिलिटी कौन दे रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है, ताकि लोग जो हैं वो जिनके पास अनाज नहीं हो रहा, जिनके पास शिक्षा का व्यवस्था नहीं हो पा रहा, जिनके पास हेल्थ की फैसिलिटी नहीं मिल रही है, जिनके पास जो है प्राइवेट गाड़ी में या प्राइवेट प्लेन पर, प्राइवेट बस पर जाने की पैसे नहीं है, तो वो एक तरीके से आसानी तरीके से यहाँ पर अपने जीवन को चला सकते हैं, क्योंकि वो भी तो जीने का अधिकार उतना ही रखते हैं जितना एक अमीर बंदा रख रहा है ना। तो इसीलिए एक तरीके से सरकार पब्लिक फैसिलिटी देती है। तो कोई बोलेगा कि सरकार पब्लिक फैसिलिटी इसलिए देती है ताकि लोगों का कल्याण हो सके और एक अच्छा समाज बन सके, इसलिए पब्लिक फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पब्लिक, जैसे पब्लिक अभी मैंने बताया, पब्लिक एजुकेशन, हॉस्पिटल, एजुकेशन एंड हॉस्पिटल एंड होगा, ठीक है। उसके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस, पीडीएफ सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, जो राशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कोई बोलेगा राशन का डिस्ट्रीब्यूशन कौन से सिस्टम के तहत होता है, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन लेवल, हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम, ये भी एक तरीके से अब किसके हिसाब से, यूएनडीपी के अनुसार से काम करती है भाई। कंपैरिजन जो होता है नेबरिंग कंट्रीज का, वो किसके हिसाब से होता है, किसके हिसाब से होता है, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। जैसे श्रीलंका मच बेटर इन द पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एचडीआई रैंक देन इंडिया।
सोचो कि यहाँ पर भी मतलब ये दोनों कंपैरिजन के बारे में बोला गया कि ये सब चीज क्या है, कंपैरिजन के बारे में बात किया गया, और साथ ही साथ ये पब्लिक फैसिलिटी जो है वो एक तरीके से सरकार देके चल रही है। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई बोलेगा श्रीलंका जो है एसडीआई में हमसे ज्यादा अच्छे से है रैंक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अभी हम लोग पढ़ेंगे उसको, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। अब देखो भाई आगे आगे अगर देखा जाए तो कंपैरिजन देखो, सबसे पहले कंपैरिजन में दो कंपैरिजन याद रखना है, केरला एंड हरियाणा का। केरला एंड हरियाणा मतलब केरला में क्या है, लोअर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या है यहाँ पर, कम है। ठीक है, मतलब जो जन्म 1000 बच्चे लेते हैं उनमें कम बच्चे हैं जो एक तरीके से मरते हैं या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है 1 साल पहले। ठीक है, मतलब 1 साल कंप्लीट होने से पहले, मतलब वो जिंदा रहते हैं ठीक ठाक, मतलब वहां पर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है। हायर लिटरेसी रेट एंड अ बेटर स्कूल अटेंडेंस डिस्पाइट अ लोअर पर कैपिटा इनकम। सोचो यहाँ पर केरला में पर कैपिटा इनकम क्या है भाई, लोअर है, लेकिन उसके बाद भी वहां पर क्या है, लिटरेसी रेट अच्छा है। देखो सबसे ज्यादा लिटरेट लोग आपको कहाँ मिलेंगे, केरला साउथ में देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद अटेंडेंस रेशियो भी ठीक है भाई, और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भी कम है, इसका मतलब अच्छा है। हरियाणा में देखो हायर इनकम है बट पुअरर हेल्थ, लेकिन वहां फैसिलिटी, हेल्थ की फैसिलिटी बहुत कम है, और एजुकेशन वहां भी कम है, मतलब एजुकेशन कम है। अब सोचो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, कि वहां कम पैसा होने के बावजूद भी वहां पर वहां की सरकार फैसिलिटी दे रही है, लेकिन यहाँ पर कैपिटा ज्यादा होने के बावजूद भी यहाँ के लोगों को सारी चीजें फैसिलिटी नहीं प्रोवाइडेड है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है भाई, स्टेट विथ एफिशिएंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैज अ बेटर हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल आउटकम। अब पीडीएस सिस्टम का मेन फोकस क्या रहता है भाई, कि भाई हम क्या करें, अनाज दें, राशन दें, ठीक है, राशन दें, ताकि उनका हेल्थ फैसिलिटी जो है, मतलब हेल्थ जो है वो अच्छा रह सके, ताकि वो भूखे ना सोए और बीमार ना हो, जिनका प्रेशर जो है हमारे हेल्थ सिस्टम पर ना पड़े, और साथ ही साथ उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से मिले, एक हेल्दी खाना मिले, ये प्रयास रहता है। ठीक है, अगर इंटरनेशनल का, ये तो हमारे देश का हो गया। अगर इंटरनेशनल देखा जाए तो श्रीलंका में हायर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स देन इंडिया, मतलब एचडीआई इंडेक्स में ज्यादा अच्छा है किससे, इंडिया से, जबकि वहां पर कैपिटा इनकम बहुत कम है वहां का। उसके बावजूद भी जो है वो एक तरीके से हमारे देश से पर कैपिटा इनकम, मतलब वहां के लोगों का जो पूरा जीडीपी ऐसे बोल सकते हैं, जीडीपी वहां पर कम है, लेकिन उसके बावजूद भी एक तरीके से वो हमारे देश से ज्यादा डेवलप है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से। समझ रहे हो, इसके अंदर आया क्या, 3 चीज आता है, एक तो ह्यूमन, अभी आगे पढ़ेंगे, लिटरेसी रेट आता है, एक तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आता है, और एक आता है हेल्थ फैसिलिटी। ठीक है, हेल्थ देखेंगे हम लोग। ठीक है, अभी आगे नेपाल एंड बांग्लादेश बेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिस्पाइट अ लोअर पर कैपिटा इनकम, लेकिन नेपाल और बांग्लादेश में देखो वहां के लोग ज्यादा दिन तक जिंदा रहते हैं, जबकि उनका पर कैपिटा इनकम क्या है, कम है। तो हमें क्या बता रहा है कि जरूरी नहीं कि पर कैपिटा इनकम के हिसाब से ही वो देश डेवलप होगा। यहाँ यही तो बात कर रहे हैं हम लोग कि जरूरी नहीं कि पर कैपिटा, क्यों भाई, यहाँ पर देख रहे हैं कि हायर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, यहाँ पर देख रहे हैं कि उसका इनकम कम होने के बावजूद भी ये इसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो, वहाँ के लोग ज्यादा साल तक जिंदा रहते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ का नेचर अच्छा है, वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा है, वहाँ का पानी अच्छा है, वहाँ का हवा अच्छा है, इसीलिए वहां पर ज्यादा लोग जिंदा रहते हैं। अब जहां पर आपके पास बहुत सारा पैसा हो गया, लेकिन दिन भर आप कूड़ा के बगल में आप सो रहे हो, आपके पास दिल्ली में लोगों के पास बहुत पैसा है, लेकिन वहां की उम्र और स्टेट के मुकाबले कम है, क्यों, और जहरीला हवा वहां ले रहे हैं, जिसकी वजह से, है कि नहीं। तो ये सब सारी चीजें। आगे अगर देखा जाए, देखो अब आगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अगर देखा जाए तो देखो 3 चीज को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम लोग तवज्जो देके चलते हैं। क्या कि क्या भाई, एक तो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, एक हम लोग नॉलेज को, एक हम लोग लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ को। तो ये 3 चीज है। अगर किसी भी देश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा है, इसका मतलब उस देश में ये 3 चीज क्या है, अच्छा होगा। एक तो वहां पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा, मतलब लोग अच्छे तरीके से रह रहे हैं, ठीक है। एक दूसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब वहां पर जो पैसा वैसा है वो बढ़िया से है। इसमें क्या है, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, मतलब वहां पर एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स अच्छा है, और वो मतलब वहां पर जो लोग हैं वो बहुत साल तक जिंदा रहते हैं। जैसे देखो, अगर यूएसए में देखो या फिर कनाडा में देखो, वहां पर लोग बहुत साल तक जिंदा रहते हैं, क्यों, क्योंकि वहां का लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ की पॉलिसी जो ह्यूमन डेवलपमेंट के हिसाब से, इंडेक्स के हिसाब से वो अच्छा है। नॉलेज का मतलब क्या, कि वहां पर भाई एजुकेशन किस तरीके का फैसिलिटी है या नहीं है। एजुकेशन फैसिलिटी अगर अच्छा है, इसका मतलब क्या है
कि वो एक तरीके से डेवलप या डेवलपमेंट की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर अगर सिंपल सी बात देखा जाए तो क्या है, मेजर्स हेल्थ एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एम्फसाइज ओवरऑल वेल बीइंग रादर देन अ जस्ट इनकम। कि सिर्फ इनकम पर ही हम किसी कंट्री को मेजर नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसका हेल्थ फैसिलिटी कितना अच्छा, अगर हेल्थ फैसिलिटी अच्छा होगा तो इसका मतलब क्या है कि वो लोग ज्यादा साल तक जिंदा रह रहे हैं। एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो कोई बोलेगा कितने कंपोनेंट है भाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के, तो 3 है, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इनकम से रिलेटेड है, हेल्थ हेल्थ से आपको कितना एक्सपेक्टेंसी रेशियो है आपका बर्थ का, ठीक है, और आपको एजुकेशन से कि वहां के लोग जो है कितने पढ़े लिखे हैं, लिटरेसी रेट क्या है, किस तरीके से है, कितने लोग स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि स्कूल जा रहे हैं लेकिन वो बीच में स्कूल छोड़ दे रहे हैं, तो वो सब सारी चीजें, ठीक है। तो इसको जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को वो कौन रिपोर्ट का मतलब रिपोर्ट पेश करता है भाई, द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज एन एनुअल पब्लिकेशन बाय द यूएन। मतलब जो रिपोर्ट पेश होता है वो रिपोर्ट का नाम क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। करता कौन है पब्लिश, यूएनडीपी, ठीक है। और उस इंडेक्स का क्या नाम रहता है जो ये पब्लिश करता है भाई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो 3 बात याद रखनी है, जो रिपोर्ट बनाता है या फिर प्रॉपर तरीके से तैयार करता है उसको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और उसको जो पब्लिश करता है वो कौन करता है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद वो जो इंडेक्स के थ्रू मेजरमेंट करता है उसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं। ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, इट प्रोवाइड अ इंसाइट इनटू अ ग्लोबल डेवलपमेंट इश्यूज एंड ट्रेंड्स फोकसिंग ऑन इंप्रूविंग द ह्यूमन वेलबींग। ये बात कर रहा है कि इंसान की भलाई का काम जो है वो कौन सा देश अच्छे से कर रहा है, कौन सा देश अच्छे से नहीं कर रहा है। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ऊपर में होगा मतलब क्या, वो अच्छे तरीके से वहां अपने लोगों का ख्याल रख रहा है। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कम है इसका मतलब क्या, वो अपने लोगों को सही तरीके से ध्यान नहीं दे पा रहा है, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 3 इंडिकेटर याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट आगे अगर देखा जाए जैसा कि मैंने बताया एक बार फिर से देख लो, 3 क्राइटेरिया या 3 इंडिकेटर में बांटा गया है, पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी से क्या पता चलता है, हेल्थ का पता चलता है एक देश का। लिटरेसी रेट से क्या पता चलता है, एजुकेशन का पता चलता है भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। और एक तरीके से पर कैपिटा इनकम से क्या पता चलता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। कौन पेश करता है, यूएनडीपी। कौन सा रिपोर्ट, कौन रिपोर्ट तैयार करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। कौन सा इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कंप्लीट, ठीक है। डिस्पाइट सम कंट्रीज इन मिडिल ईस्ट लैक ऑफ एडिक्वेट एजुकेशन एंड हेल्थ स्टैंडर्ड व्हिच डिस्क्वालिफाइड देम फ्रॉम बीइंग क्लासिफाइड एज अ डेवलप्ड नेशन। बहुत सारे ऐसे मिडिल ईस्ट कंट्री हैं जहां पर तेल वगैरह के कुएं हैं, ठीक है, वहां पर जो है एजुकेशन फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी ना होने की वजह से उसको डेवलप्ड कंट्री के बाहर कर दिया कि भाई आप डेवलप्ड कंट्री के कैटेगरी में नहीं आते हैं। क्यों, क्योंकि आपके देश में पैसा तो बहुत है लेकिन वहां पर आज भी वुमेन को खुली छूट नहीं मिल रही, वुमेन को वोट देने का अधिकार नहीं है और एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है। सिर्फ आप अपनी एजुकेशन पढ़ा रहे हैं, वर्ल्ड की एजुकेशन को नहीं आप तवज्जो दे रहे हैं, तो एक तरीके से वो क्या है, गड़बड़ है। तो वहां बहुत सारे मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं जिनको डेवलप्ड इकोनॉमी से बाहर निकाल दिया है। सोचो, तो इसका मतलब क्या कि जो भी यूएनडीपी है वो ये चाह रहा है कि भाई एक देश, एक अच्छा देश, पूरा जो पृथ्वी है, ये पूरा वर्ल्ड है, वो एक अच्छे तरीके से पनप पाए, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इंडिया होल्ड, कितना होल्ड कर रहा है रैंक भाई अभी के मामले में, 130th, सोचो। वाइल श्रीलंका सिक्योर 76, सोचो श्रीलंका जो है वो 76 पोजीशन पर है और हम लोग की पोजीशन कितनी है, 130th, मतलब 130 है। 193 कंट्रीज के आसपास इसमें टोटल है, उसमें से हम लोग कितने रैंक पर कर रहे हैं, सोचो। मतलब 130th कंट्री है हम लोग डेवलपमेंट, ह्यूमन मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब हेल्थ और एजुकेशन के मामले हम लोग ना इसके मामले में अभी भी पीछे हैं। ये थोड़ा बहुत तो ठीक भी चल रहा है लेकिन इसके मामले में अभी भी थोड़ा सा कच्चे हैं, ठीक है। इसके मामले में थोड़ा सा हम लोग को और बढ़ाना चाहिए ताकि जो चीजें आजकल क्या हो रहा है, आजकल टीचर्स भी क्या हो रहे हैं कि ज्यादा रटाने पर फोकस कर रहे हैं इन कंपेयर टू समझाने पर, ठीक है। और बच्चे भी हैं तो बच्चों को अवेयरनेस ही नहीं फैला रहे उस तरीके से, या बच्चों को अवेयरनेस नहीं दिया जा रहा है कि भाई छोटे बच्चे हैं अब उनका बेसिक खराब हो गया तो 10वीं क्लास में पढ़ने का मन ही नहीं करता है। छोटे से अगर आपको सही दिशा दे कि भाई 12th तक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है ताकि आपका बुद्धि का विकास हो सके, नहीं तो आप नहीं पढ़ोगे तो आपका बुद्धि का विकास उस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से होना चाहिए,
क्योंकि पढ़ने लिखने से होता क्या, हमारे बुद्धि का या फिर हमारे ब्रेन का सोचने और समझने की शक्ति बढ़ती है। तो अगर हमारे देश में एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी नहीं होगा तो बुद्धि कैसे बढ़ेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया यहां तक। चलिए अब आगे आते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, सस्टेनेबिलिटी, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, सस्टेनेबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो आज की हमारी रिक्वायरमेंट है वो हम यूज कर पाए और आगे वाली जनरेशन यूज कर। मतलब कोई भी रिसोर्सेस का इस्तेमाल करना, ठीक है, इस तरीके से इस्तेमाल करो ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए जो है वो खत्म ना हो जाए, वो भी उस चीज का इस्तेमाल कर पाए। अब जैसे हम लोग पानी, अंडरग्राउंड वाटर को इतना डीप ले गए हैं कि अब थोड़ा सा बोरिंग करना या बोरिंग करके पानी निकालना बहुत कठिन हो जा रहा है। अब लोग तो समंदर के खारा पानी को भी क्या कर रहे हैं, उसको प्यूरिफाई करके पी रहे हैं धीरे धीरे। तो ये स्थिति है। ये स्थिति कब आई, क्योंकि हमने अपने पानी को इतना गंदा करा, हमने अपनी नदियों को इतना गंदा करा कि वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज नहीं कर पा रहा है, जिसका इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो डेवलपमेंट शुड अकर विदाउट कॉजिंग हार्म टू द इन्वायरमेंट, कि अगर आप कोई भी डेवलपमेंट कर रहे हो लेकिन अगर उसका नुकसान नहीं कर रहे हो, तब वो कौन सा डेवलपमेंट हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लेकिन आप जैसे कि अभी देखो यहाँ पहाड़ों में डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब होगा, कि हम जो है कि मतलब 4 पेड़ काट रहे हैं तो हम 8 पेड़ लगा रहे हैं। कि अगर सरकार 4 पेड़ काट रही है रोड को बनाने के लिए, तो रोड के बगल बगल वो 8 पेड़ लगा दे रही है। तो हम ग्रो तो कर रहे हैं लेकिन सस्टेनेबल तरीके से कर रहे हैं कि हम उससे नुकसान नहीं हो रहा, आगे फ्यूचर जनरेशन को भी जो होगा फ्रेश एयर जो है मिलता रहेगा। ठीक है, यहां तक। उसके बाद ग्राउंड वाटर इज एट रिस्क, है ना, ग्राउंड वाटर जो है आज भी हमारा रिस्क में है और एक सीरियस थ्रेट है सस्टेनेबिलिटी को लेकर। अब पानी इतना नीचे चला गया है कि पानी वहां से खोद कर निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया। बहुत सारे स्टेट में ऐसा है, स्थिति है कि वहां पर ग्राउंड लेवल वाटर इतना नीचे चल गया। इसलिए तो ये म्युनिसिपैलिटी ये पानी का टैंकर लगा रखता है। नहीं तो पहले क्या था, ये था क्या, पहले सब अपना बोरिंग कराते थे अपने घर के। आज भी मेरे गांव में अगर है, मेरे गांव में आज भी बोरिंग है। अब झारखंड में सोचो तो ये दिक्कत है वहां पर, मतलब ये अच्छी बात है वहां पर, लेकिन वहां भी धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। क्यों, ओवर यूज कर रहे हैं ना हम लोग ओवर यूज कर रहे हैं। यहां तक कि एग्रीकल्चर में भी ओवर यूज कर रहे हैं। एक अनाज या एक ऐसा सीड लगा रहे हैं जिसमें 6 किलो पानी वो ले रहा है, मान लो 1 केजी आलू उगाने के लिए, और एक ऐसा बीज है जो वो 1 ही किलो पानी ले रहा है। तो कौन सा अच्छा बीज हुआ, जो 1 किलो पानी ले रहा है। लेकिन हम लोग जबरदस्ती 6 किलो पानी लेने वाला बीज जो है वो एक तरीके से लगा रहे हैं और उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसका असर जो होगा, हम पानी तो अंदर से निकाल के डाल रहे हैं ना उसमें। ठीक है, एक्सेसिव माइनिंग हो रहा है ना, आप लोग ये देखते ही होंगे न्यूज में, माइनिंग वगैरह हो रहा है, जिससे आयरन हो रहा है, गोल्ड सिल्वर कोल खोद खोद के निकाले जा रहे हैं। एंड विथ अ क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्शन डिप्लीट्स द वैल्यूएबल स्टॉक्स, जिसकी वजह से बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं हमारे पृथ्वी के अंदर वो एक तरीके से खराब होते चले जा रहे हैं। और जिसका असर जो है वो अर्थक्वेक के रूप में, वॉल्केनो के रूप में आपको देखने को मिलता है। अर्थक्वेक क्यों हो रहा है, इसी की वजह से खोदे जा रहे हैं। तो प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट्स जो होगा वो तो हिलेगा ही। ठीक है, ये सब चीज। फैक्ट्रीज इमिटिंग स्मोक एंड द हार्मफुल गैसेस कंट्रीब्यूट टू द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, कि जो एमिटिंग हो रहा है, जो गंदा धुआं जो फेंक रहा है कौन, फैक्ट्रीज वगैरह। इसे देखना है कि शहर के बीचों बीच फैक्ट्री लगाने का अनुमति नहीं दिया जाता है, बोला जाता है कि आप शहर के बाहर लगाइए। अब शहर का बाहर लगाने का मतलब ये है कि जो पोल्यूशन है वो शहर के अंदर ना आए, जिसकी वजह से लोगों का हेल्थ पर असर ना पड़े। लेकिन तब भी हो ही रहा है भाई, है ना, फैक्ट्री देखो। वाटर एंड एयर पोल्यूशन इज एन इम्पैक्ट ऑफ करंट लिविंग कंडीशन टू हैव इम्प्लीकेशन इन द फ्यूचर जनरेशन। और सिंपल सी बात है, वाटर और एयर पोल्यूशन आने वाले समय में सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो हमारे ह्यूमन लाइफ में आने वाला। ठीक है, और अगर जिस देश का हवा और पानी अगर अच्छा है वो देश रहने लायक रहेगा, वरना वो देश से सारे लोग एक तरीके से भाग जाएंगे या फिर वहां मर जाएंगे। दिक्कत यही होगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब कि हम लोग कोई भी ऐसा डेवलपमेंट करें जिससे हम कोई पर्टिकुलर एक चीज को नुकसान ना पहुंचा के, हम इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचा के डेवलप करें। अब 2 चीजें हैं भाई, अब आप 2 रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कौन कौन सा, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते, और रिन्यूएबल मतलब जिसे रिन्यू कर सकते हैं। अब नॉन रिन्यूएबल जैसे कि आपको देखना, फाइनाइट रिसोर्सेज दैट विल इवेंचुअली डिप्लीट, जो एक ना एक दिन क्या होगा, खत्म हो जाएगा। जैसे कि कोल है ना, तो
तो हम लोग कोल का इस्तेमाल कर रहे थे। भाई कोल का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, इससे अच्छा सनलाइट का इस्तेमाल करो, सनलाइट से बिजली उत्पादन करो, है ना, सनलाइट से बिजली को या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करो, प्रोड्यूस करो, ठीक है, वाटर से करो, ठीक है। तो हम लोगों को ज्यादातर किस पे फोकस करना चाहिए, कौन से रिसोर्सेज के ऊपर, रिन्यूएबल रिसोर्स के ऊपर। अगर रिन्यूएबल रिसोर्स के ऊपर फोकस करके चलेंगे तभी हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होगा वो पूरा होगा। अब इसी के तर्ज पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिसमें ये बोला गया है कि 2030 तक जो होगा वो हम लोग सारे जो पृथ्वी है उसको एक तरीके से बैलेंस पृथ्वी बनाने में हम लोग साथ आएंगे। और बोला गया है कि हमारे देश में टेम्परेचर ये पूरे विश्व का टेम्परेचर, पूरे वर्ल्ड का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से कम रहना चाहिए। जिस दिन इससे ज्यादा गया, पूरे वर्ल्ड का टेम्परेचर बोल रहा, नहीं कि भारत का नहीं, पूरा पृथ्वी का टेम्परेचर अगर 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गया, उस समय क्या होगा, ग्लेशियर पिघलेगा, ग्लेशियर पिघलेगा तो सी लेवल बढ़ेगा, और सी लेवल बढ़ेगा तो कलकत्ता जैसा शहर, बंबई जैसा शहर यूं ही डूब जाएगा, मतलब उसका नामो निशान नहीं रहेगा। और ये सब क्यों होगा, जब तापमान, जब ये हॉटनेस ऑफ द इन्वायरमेंट बढ़ेगा। इतना गर्मी क्यों हो रहा है आजकल, चिलचिलाहट वाली गर्मी हो रही है। उत्तराखंड देहरादून में सोचो, पहले देहरादून में ऐसी गर्मी होती थी? पेड़ काट रहे हैं, पेड़ लगा नहीं रहे ना, दिक्कत ये है। पेड़ आप लगाओ भाई, काटो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका पहले लगाओ, तो उतना लगा दोगे तो फिर नुकसान ही नहीं होगा। तो हमें किस पे फोकस करना चाहिए, रिन्यूएबल रिसोर्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, ठीक है। ये समझ में आ गया? तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा पूरे अच्छे तरीके से डेवलपमेंट का चैप्टर। नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे हम लोग, इसी में 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। पहले इकोनॉमिक्स का सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसके बाद फिर हम लोग ज्योग्राफी पर या हिस्ट्री पर किसी पर भी चल लेंगे, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, और इंग्लिश भी बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, हो सकता है कि मंडे को इंग्लिश से शुरू कर दें, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से।